मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब जेपीसी रिपोर्ट वक्फ पे पेश होते ही कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। आइए कुछ चंद नेताओं को सुनते हैं, किसने क्या बोला, कैसे उनको भड़काया, नड्डा साहब ने क्या बोला, रिजिजू साहब ने क्या बोला, और उसके बाद छोटा सा विश्लेषण, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर बहुत से कमेंटेटर्स बहुत सी बातें बोल चुके हैं। और एक बात और, मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन कमीशन के ये लेकर एक सजेशन दूंगा, छोटा सा सजेशन है जो पूरे सिस्टम पर असर डालेगा, हमारी पूरी इलेक्शन प्रोसेस पे, हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया पे। सुनिए। तो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है। महा बेवकूफी की बात। इस राज्यसभा के पटल पर खड़े होके एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतनी बेवकूफी की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि मेजॉरिटी वोट जो वहां पर सांसद थे, जेपीसी के मेंबर्स थे, उन्होंने बुलडोज कर दिया। अरे भाई, जेपीसी में जब कोई समन्वय नहीं बैठता, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, तब वहां पर वोटिंग होती है। वोट पड़ा है, वोट, और वोट में जो भी ऑब्जेक्शंस विपक्ष के थे वो वहां से उनको वो पास नहीं हो पाए, और जो एनडीए अलायंस के थे वो पास हो गए। तुमको ये पता था कि एंड में जाकर जब समन्वय नहीं बैठेगा, कोऑर्डिनेशन, और वो कभी नहीं बैठेगा, जैसे मैंने पहले बोला था, कभी नहीं बैठेगा। इस देश में जब शाहबानों को 300, 150, 200 रुपया देने के लिए इस देश में समन्वय नहीं बैठा, इस देश में जहां तिल्ला तल्ला के बिद्दत जैसी मनूस और लानती चीज को बंद करने के लिए जब समन्वय नहीं बैठा, तो वक्फ बोर्ड पर समन्वय बैठेगा। यही बात मैंने पहले बोली थी। तो भैया, जब समन्वय नहीं बैठेगा तो उसमें वोटिंग होगी। ये लोकतंत्र है। क्या इस देश में कोई सरकार कोऑर्डिनेशन से चल सकती है? नहीं चल सकती। इसी तरह कोई भी कानून कोऑर्डिनेशन से पास नहीं हो सकता। आखिर में जैसे लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है, वैसे ही जेपीसी में वोटिंग होती है। अब कल को तुम किसी भी मुद्दे पर कोई भी एक्ट आना हो, वो एक्ट आने के बाद जब लोकसभा में 2 दिन किसी सब्जेक्ट पर बहस होती है, उसके बाद आइज एंड नोज होता है, वोटिंग होती है, कल को उस दिन वोटिंग के बाद भी तुम ये कह दोगे कि विपक्ष की सुनी नहीं गई, वोटिंग क्यों करवा ली? यार, अजीब लोग हैं ये। आगे चलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे भाई, अब ये ट्रम्प की गवर्नमेंट और जो वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है यूएसए से, अब ये सिर्फ राजनीतिक रेटोरिक नहीं रह गई है कि देश को तोड़ने की साजिश हो रही है ना। मिस्टर बेंस का पूरा स्टेटमेंट आया है, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए रहे हैं। ये कल शायद मैं वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा, आज वो कंटेंट नहीं शेयर कर रहा हूं, और जिनको पता है उनको पता होगा। यूएस कांग्रेस के 6 कांग्रेसमैन ने अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए, जो नए अभी नियुक्त हुए हैं, उनको चिट्ठी लिख के सिलसिलेवार तरीके से ये बताया है कि किस तरीके से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है और अमेरिका और भारत के संबंध खराब करने की कोशिश करी गई।
जिस तरह से यूएस एड की, सोरोस की, ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो सोरोस की है, उसके जो साक्ष्य सामने आए हैं, अब ये टूल किट है, ये एक छलावा नहीं रह गया है। दिस इज नो मोर ए मिराज, ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसकी पूरी ऑथेंटिक खबर बाहर से आई है कि भारत को अलग अलग मुद्दों पर इश्यूज को, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है थ्रू मेनी सोर्सेज, थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सिविल सोसाइटी, थ्रू पीपल ऑफ ऑपोजिशन। अब ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया है। आगे चलिए। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। अरे भैया, तुम्हारी यार पूजा अर्चना उपासना को कौन रोक रहा है? सीधी सीधी बात कही जा रही है कि 1349 फसली यानी 1950-1952 से लेकर तुम्हारे पास जो जो कागज हैं, अरे भैया कोई 300 साल पुराने कागज नहीं मांगे जा रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास जो भी कागज हैं ये किसके थे? खसरा खतौनी सबके पास होती है। हमारी पुश्तैनी जमीन के पास की खसरा खतौनी है, आपकी पुश्तैनी जमीन की खसरा खतौनी होगी, हिंदू की होगी, मुसलमान की होगी, सिख की होगी, ईसाई की होगी, सबकी होगी भाई, हमारी है। आप वो कागज लाके दिखा दीजिए कि कब आपने ये जमीन वक्फ के नाम की थी और ये जमीन किसकी थी। बात खत्म हो गई। इसमें पूजा अर्चना उपासना नमाज रोजा हज ज़कात कलमा पढ़ना ये कहां से आ गया? ये है लेवल जिस तरीके से एक टूल किट अभी भी चिटक चुकी है, लेकिन अभी भी किसी तरह बैसाखियों पे खड़े होकर वर्क कर रही है। किस मुद्दे को पूजा अर्चना नमाज रोजे और मुसलमान के अकीदे से मिलाया जा रहा है? सिर्फ कहा जा रहा है भैया कागज दिखा दो, कागज दिखा दो कि ये जमीन किसकी है। एक टाइम पर तो ये बोला गया कि भैया पुराने लोगों के पास अपनी पहचान बताने के कागज नहीं है। सीए में टाइम पर ये बात आई, एनआरसी के टाइम पर कि हम कहां पैदा हुए थे इसके कागज नहीं है। चलो मान लिया, उस जमाने में गांवों में लोग पैदा हो जाते थे, घरों में पैदा हो जाते थे, सब मान लिया। आज भी हो जाते हैं, ये भी मान लिया। अरे भाई जमीन के तो कागज होंगे यार। जहां तुमने खेती करी, जहां तुमने उसके अपने नाम म्यूटेशन कराए और उसके बाद तुमने उसे वक्फ में किया, अब कह रहे हो ये कागज भी नहीं दिखाएंगे यार, हद है। आगे चलिए। प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा होगा। अभी जो भी चीज सामने आई है उसमें अगर आपका डिसेंट नोट नहीं भी है तो आप आगे उसको आर्गुमेंट में अपने सामने ला सकते हैं। और सारे डिसेंट नोट हैं जो रिजिजू भी बता रहे हैं और हाँ चार मीनारा के सांसद साहब भी बता रहे हैं। और आखिरी बात, इससे पहले और ज्यादा आगे बढ़ूं, मैंने आप लोगों को कल बोला था कि इलेक्शन कमीशन को लेकर एक सजेशन दूंगा जो पूरी चीज बदल देगा, पूरी चीज को देखने का नजरिया बदल देगा। तो जेपीसी के लिए भी मैंने उसी तरह की बात बोली थी। अगर तुम्हें पता था जेपीसी में आखिर में वोटिंग होगी और तुमने वहां पर वोट से पहले कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया कि तुम्हारे पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे और तुमको यह पहले पता था कि तुम इस चीज के खिलाफ हो, कोई ये नई बात तो नहीं है, तो तुम जेपीसी का हिस्सा क्यों बने? तुम जेपीसी का हिस्सा ही नहीं बनते। तुम अब कह रहे हो कि वक्फ के मैटर को वापस जेपीसी भेज दिया जाए, यानी तब तक भेजते रहें जब तक तुम्हारी बात ना मान ली जाए और सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी ना मानी जाए। तो इसका रास्ता तो सिर्फ लोकतंत्र में वोटिंग से ही निकलेगा ना। वो निकल आया, अगली बार फिर वोटिंग होगी, फिर तुम्हारे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ओवर रूल कर दिए जाएंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा? जिस तरह से सरकारें पास होती हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा मुख्यमंत्री बनेगा, उसी तरीके से जेपीसी पास होती है। अब सामने आई है, यहां पर बहस होगी, वोटिंग होगी। अगर वोट विपक्ष के ज्यादा पड़ गए, मैं तो भैया बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूं, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं होगा। अगर सत्तारूढ़ पार्टी के ज्यादा पड़ गए तो वो पास हो जाएगा। यही हमने लोकतंत्र का अभी तक मतलब सुना था और इसमें कोई आपकी पूजा अर्चना की कोई बात ही नहीं। और जेपीसी पे यकीन नहीं था तो गए क्यों? अब इलेक्शन कमीशन की बात बताऊं, फिर आपको फिर से एक बार रिमाइंड करूंगा कि वक्त में मैं आगे क्या अमेंडमेंट चाहता हूं। एक एफिडेविट इस देश में चुनाव लड़ने से पहले बहुत से एफिडेविट इलेक्शन कमीशन लेता है। आपके ऊपर मुकदमे कितने हैं,
आपकी फैमिली क्या है, फैमिली प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वगैरह वगैरह, एज सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, आपकी डोमिसाइल कहां के हैं, सब लेता है ना। एक एफिडेविट और जमा करने के लिए एक अमेंडमेंट आ जाना चाहिए पीपल और रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, या इलेक्शन कमीशन अपने रूल के तहत लिया। बिल्कुल संविधान के दायरे में सजेशन दे रहा हूं ये, और ये सजेशन का रिप्रेजेंटेशन मैं इलेक्शन कमीशन को भेज भी रहा हूं, और आप लोग भी मेरी इसमें मदद करिएगा। एक लैंग्वेज तैयार करी जाए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कि मैं फलाना फलाना जो इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता हूं, भले वो पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, बीडीसी का हो, आपका विधायकी का हो, सांसदी का हो, किसी चीज का हो, मुझे इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन पर पूर्ण विश्वास है, मुझे इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर पूर्ण विश्वास है, और वो चुनाव कैसे हो रहे हो, क्योंकि कहीं कहीं अभी भी बैलेट से चुनाव होता है, जैसे पंचायत एंड ऑल में, तो प्रधानी में, और अगर वो चुनाव बैलेट से हो रहा हो तो मुझे बतौर प्रत्याशी बैलेट की चुनाव प्रक्रिया पे ये कोई लैंग्वेज और टेक्निकल बनानी जाए, मैं बड़ा रफ बता रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और या ईवीएम में हो रहा हो तो मुझे ईवीएम की चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो कर ले, या इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे या डीएमएसपी जो चाहे जो कर ले। इसके अलावा जो भी आपके मौके पर आपकी शिकायतें हैं, जैसे आप इलेक्शन कमीशन को देते हैं या इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को देते हैं कि इस डीएम ने ये करा, पुलिस ने ये करा, पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया, वो आपका अधिकार बना रहना चाहिए। कोई यहां दादागिरी नहीं है, कोई यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन के निगरानी में कहीं लोकलाइज कुछ गलती हो गई, कुछ बेईमानी हो गई, कुछ हो गई, आप वहां पर री इलेक्शन चाहते हैं उस बूथ पर, वो आप दीजिए। लेकिन मूल आपको एक स्टेटमेंट एफिडेविट देना पड़ेगा कि जहां पर ईवीएम से चुनाव हो रहा है कि मुझे ईवीएम पे, इसके इस प्रणाली पर, इस टेक्नोलॉजी पर, जो भी लैंग्वेज हो, पूर्ण विश्वास है। और जहां बैलेट पे हो रहा है मुझे बैलेट पे पूर्ण विश्वास है, और इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, जो भी इसकी लैंग्वेज बना। इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन, वो कहीं आपको डीएम से भी शिकायत हो सकती है, कहीं आपको किसी इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे से भी शिकायत हो सकती है। वो एक आइसोलेटेड केस है, वो एक स्पीशीज है, वो जीनस नहीं है। तो जो जीनस है आपका, जो स्रोत है आपका इलेक्शन कमीशन, उसका एक एफिडेविट छोटा सा 10 लाइन का हर चुनाव से पहले जमा होना चाहिए। इस देश में अब वो डाउट नहीं रह गया है कि देश को तोड़ने के लिए पैसा लगा है 5,000 करोड़, और वो हर तरीके से हर इंस्टीट्यूशन को हमारे भारत के डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। तो जब आदमी ये एफिडेविट देगा, उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एज एन इंस्टीट्यूशन, या वोटिंग का जो मोड है, या बैलेट है छोटे चुनाव में, विधायकी में और लोकसभा में ईवीएम है, उस पर मुझे भरोसा है। मैंने सारी बात बता दी। कहीं कहीं हो सकता है ये चीज वायलेट हो जाए तो आप शिकायत करिए, पर बेसिकली मुझे उस पर भरोसा है, और इसलिए मैं नामांकन भरकर यह चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर तुम ये एफिडेविट नहीं दे रहे हो तो तुम इलेक्शन कमीशन का के थ्रू भारत के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। आप कैसे इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं जब आप इलेक्शन कमीशन के लिए कह रहे हैं कि 28 फरवरी को इसको रिटायर होना है, और 28 फरवरी को यह आदमी को नौकरी चाहिए, इस मारे ये बीजेपी का स्टूज बना हुआ है, बीजेपी का नौकर और गुलाम बना हुआ है। जब आप ये एफिडेविट दे देंगे, उसके बाद कम से कम उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ, उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, उस प्रक्रिया के खिलाफ आपके बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद बोले तो आप पर कोई रिप्रिमेंड होना चाहिए कि जिस आदमी ने बोला वो 6 साल अब इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। अब इस ओपिनियन को और अगर इलेक्शन कमीशन रिफाइंड कर ले, और बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी में भरोसा नहीं है तो मैं बीजेपी का पदाधिकारी या उसका एक 5-10 रुपए का मेंबर नहीं बनूंगा। मुझे अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा नहीं है, मैं उसका मेंबर नहीं बनूंगा। किसी तरीके से भी आप इस चीज को उठा के देख लें, मेरे सजेशन को, इट इज ए परफेक्ट सजेशन
कि अगर तुम्हें इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है तो तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरा बस इतना सा ओपिनियन है और इसका एफिडेविट दो, और हारने के बाद अगर तुमने बकवास की इंडिविजुअल ने तो 6 साल के लिए तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस। जिस दिन आपने यह कर दिया उस दिन कितनों के मुंह पर